हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 18 जिसका टाइटल है बताओ ग्रेविटेशन। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से कि रेडियस आपको बताना है किलोमीटर में, टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ to be compressed so that the escape velocity is increased 10 times। तो आपको ये बताना है कि हम यदि इस अर्थ को कंप्रेस कर दें और इतना कंप्रेस कर दें कि जो करंट हमारे पास एस्केप स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्पीड का जो है हमें क्या होना चाहिए, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए जो नई एस्केप स्पीड है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये देखिए कि यदि हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस वर्ड का मतलब है कि हमने बिना मास को चेंज किए इसका साइज कम कर दिया है, यानी कि डेंसिटी जो है हमने बढ़ा दी है अर्थ की। तो यहाँ पे अर्थ जो है मैंने मान लिया इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर के बराबर है। ठीक बात है। अब यहाँ पे जो एस्केप स्पीड होती है हम ये जानते हैं फॉर्मूला √2 GM बाय कैपिटल आर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नई एस्केप स्पीड है यानी कि √2 GM बाय स्मॉल आर, दिस शुड बी 10 टाइम्स ऑफ ओल्ड एस्केप स्पीड। हमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां से 2GM से 2GM गया, आप यहां पे स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/r इंटू 100 इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ आपको r मिल जाता है, r इज इक्वल टू r/100 और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 6400 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मिल जाएगा 64। तो 64 जो है आपको करनी पड़ेगी किलोमीटर में रेडियस, जिससे कि जो एस्केप स्पीड है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो आंसर हमारा 64 आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये 2021 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो घूम रहा है एक आर्बिट्रेरी प्लेनेट P के अबाउट, और उसकी हाइट 11r है, सरफेस से 11r हाइट आपको दे रखी है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि टी स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है r³ के, स्मॉल r³ के। स्मॉल r क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल रेडियस होती है, ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है कि प्लेनेट के सेंटर से उस सैटेलाइट की दूरी जो है वो ऑर्बिटल रेडियस कहलाती है। तो यदि मैं मान लेता हूं कि हमारा सैटेलाइट 11r दूरी पर है, 11r डिस्टेंस पे है, तो सेंटर से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 12r के बराबर। ठीक बात। और क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि अबव द सरफेस ऑफ P, r being the radius of the P, the time period of another satellite in hours at a height 2r from the surface of P। अब आपके पास एक दूसरा सैटेलाइट है, सैटेलाइट नंबर 1 था, सैटेलाइट नंबर 2 जो है वो इस सरफेस से 2r हाइट पर है, इससे 2r हाइट पर है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो जाएगी 3r के बराबर। तो यहाँ पे मैं ये वाला रिलेशन जो है लगा सकता हूँ कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³, सो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12r का क्यूब इज इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर, नए वाले जो दूसरा हमारे पास सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड टी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी है 3r का क्यूब। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हम जानते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर स्टेशनरी दिखते हैं वो हमेशा होवर करते रहते हैं हमारे सर के ऊपर, उनको स्टेशनरी सैटेलाइट, उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम पीरियड अर्थ का है, जितने समय में अर्थ एक चक्कर लगाती है तो हमको फॉलो करते हैं वो, तो उतने ही टाइम में वो भी एक चक्कर लगाते हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड इज 24 आवर। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास टी डैश स्क्वायर की वैल्यू। इसे आगे आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा आवर्स में। ठीक है, निकाल लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r इज। इसमें भी सेम फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो एक का टाइम पीरियड t है तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब
इज इक्वल्स टू, जो नया है उसका टाइम पीरियड मैंने मान लिया टी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, यानी 9r का क्यूब। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और आर क्यूब से आर क्यूब हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू टी इंटू 9 का 9 रूट 9 बचेगा, यानी कि 27 आपको मिलने वाला है। 27t आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ्स स्पिन इज इंक्रीज्ड सच दैट द बॉडीज एट द इक्वेटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। वैसे ये आंसर रटा होना चाहिए, 84 मिनट इसका आंसर है, लेकिन ये आता कैसे है वो आप देखिए। तो एंगुलर वेलोसिटी, हम जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर और पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अलग अलग हो जाता है, और हम फॉर्मूला ये जानते भी हैं कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में कहा है कि चीज़ें जो हैं फ्लोट होना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो हो जाती है अचानक से 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये यदि 0 हो गया तो g की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास? g अपॉन कैपिटल R के बराबर। अंडर रूट ऑफ g बाय r आपको ओमेगा मिल जाएगा, और आपको क्या निकालना है? ड्यूरेशन ऑफ द डे निकालनी है। ड्यूरेशन ऑफ डे जो हमारे यहाँ 24 आवर होता है वही आपको कैलकुलेट करना है, तो आप निकाल देंगे t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, आ जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। r की वैल्यू जो है 6400 किलोमीटर होती है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करिए और यहाँ पे g की वैल्यू जो है पुट करिए, आपका आंसर जो है सेकंड में आपको मिलेगा, और सेकंड में आंसर मिल गया तो आप उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर 84 मिनट्स के आसपास आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज एल वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये हमने केपलर्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था और सेकंड लॉ में पढ़ा था कि सन जो होता है वो इलिप्स के फोकस पे होता है, और कोई प्लैनेट इस सन के अबाउट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है कुछ इस तरीके से, जिससे एरिया स्वेप्ट जो होता है उसकी रेट जो होती है dA/dt इज एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। यानी कि ये वाली जो लाइन है बेटा, ये जिस रेट से एरिया को झाड़ती है, एरिया को स्वीप करती है, एरिया की झाड़ू लगाती है, वो dA/dt जो है वो L/2m होता है, और वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। L जो था एंगुलर मोमेंटम था, तो वही आपसे पूछा है केपलर सेकंड लॉ, सो L/2m विल बी अ आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दो प्लैनेट हैं m और 16m मास के, उनकी रेडियसेस जो हैं अल्फा और 2 अल्फा हैं, सेपरेशन उनके बीच का 10 अल्फा है। एक ऑब्जेक्ट को वहां से प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है जिससे दूसरे प्लैनेट तक वो पहुंच जाए। तो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है अल्फा, एक दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस है 2 अल्फा, 2 अल्फा। इनके मासेस जो हैं m और 16m के बराबर हैं, और एक पार्टिकल, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 अल्फा के बराबर है। इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 अल्फा के बराबर है, 10 अल्फा। और पार्टिकल को कहाँ से फेंका है? लार्ज प्लैनेट के सरफेस से यहाँ से फेंका गया है, और हम फेंकना चाह रहे हैं, इसको यहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। कुछ इतनी स्पीड से फेंकें जिससे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि गर्मियों की छुट्टी जब होती थी पहले, तो हम क्या करते थे? हम छुट्टियों में जाते थे मामा के घर, मतलब हम लोग जाते थे, आप पता नहीं क्या सीन है कि मामा के घर, मासी के घर, बुआ के घर, इस तरीके से हम गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाया करते थे। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनमें क्या करते हैं कि जो पिक एंड ड्रॉप जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता कि आपके पापा छोड़ने जाएं या आपके मामा लेने जाएं। तो क्या करते हैं कि आसपास छोटे छोटे टाउन्स में ही आना जाना होता है, तो बस में आपको बिठा देते हैं, आपको बस में बिठा देते हैं, बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं, और उसके बाद वहाँ दूसरी सिटी के बस स्टॉप पे आपके जो रिलेटिव्स हैं आपको वो रिसीव कर लेते हैं। यही होता है। तो
तो जिससे मिनिमम खर्चे में जो है हमारा बच्चा जो है पहुंच जाता है वहाँ पे, मिनिमम हमारे जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और बच्चा जो है पहुंच जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी में, अपने घर से दूसरे मामा के घर। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे है कि यहाँ इसका खुद का घर है, यहाँ इसके मामा का घर है, इसको जाना है, तो मिनिमम रिसोर्सेज हमें इस्तेमाल करने हैं, मिनिमम स्पीड हमें चाहिए जिससे यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो हमें क्या करना है, बस स्टॉप तक इसको छोड़ के आना है, वहाँ से अपने आप पहुँच के इसके मामा जो हैं इसको रिसीव कर लेंगे। तो हमें बस स्टैंड की जो पोजीशन है, बस स्टॉप की जो लोकेशन है वो ढूंढनी है, बस स्टॉप। तो मान लीजिए बस स्टॉप यहाँ पे है। बस स्टॉप से मेरा मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं 0 के बराबर हो जाएं, इन दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स 0 के बराबर हो जाएं, और जैसे ही इस बस स्टॉप से आगे निकल जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ जाएगा इसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर, और ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि हमें बस स्टॉप ढूंढना है, और इस बस स्टॉप को थोड़ा टेक्निकल भाषा में नल पॉइंट कहा जाता है। सो बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट फाइंड नल पॉइंट, और इसको हमें मिनिमम नल पॉइंट तक पहुंचा देना है। नल पॉइंट के बाद इसके मामा जो है इसको खींच लेंगे अपनी तरफ। तो नल पॉइंट निकालते हैं। तो इस नल पॉइंट पर नेट फोर्स जो है 0 के बराबर होना चाहिए उस पार्टिकल के ऊपर। तो इस पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं m0 के बराबर है। तो m0 जब यहाँ रखा होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, gm स्मॉल m0 डिवाइडेड बाय ये x मान लेते हैं डिस्टेंस x स्क्वायर, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बस स्टॉप से, 10 अल्फा माइनस x, और इसकी वजह से जो फोर्स है इस डायरेक्शन में वो कितना लग रहा होगा, g इंटू 16m इंटू m0 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस x का स्क्वायर। दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर कर दीजिए नल पॉइंट निकालने के लिए। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर नल पॉइंट gm m0 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 16m इंटू m0 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ से gm m0 gm m0 चले गए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 अल्फा माइनस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 अल्फा माइनस x इज इक्वल्स टू 4x। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो नल पॉइंट हमें मिल चुका है, बस स्टॉप हमें मिल चुका है। अब हम क्या लगा सकते हैं कि हम यहाँ से मिनिमम स्पीड दे के फेंकें और यहाँ तक इसे पहुँचा के ऑलमोस्ट रेस्ट पे ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटीज़ की कर दें, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ और यहाँ इस पॉइंट के लिए, इस पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। डायग्राम एक बार कन्वीनियंस के लिए दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास था 16m और ये थी आपके पास रेडियस 2 अल्फ़ा। यहाँ पे एक छोटा स्फीयर जिसका मास m, इसका रेडियस था अल्फ़ा, और यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिला था, नल कितने 2 अल्फ़ा डिस्टेंस पे, और ये कितना था आपके पास 8 अल्फ़ा के बराबर। टोटल जो डिस्टेंस थी वो 10 अल्फ़ा के बराबर थी। तो टोटल जो सेपरेशन था 10 अल्फ़ा था, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 अल्फ़ा मिला था। तो ये 2 अल्फ़ा है, ये आपके पास नल पॉइंट है। तो मैं इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए लगाने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो लिखूंगा हाफ इंटू मास ऑफ दैट पार्टिकल m0 इंटू स्पीड मिनिमम जो इसको दी जाती है इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है कि आप नेट पोटेंशियल इंटू इसका मास कर देंगे। तो नेट इसका मास जो है m0 है, इंटू यहाँ पर नेट पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे। तो लिखिए, सो मैं लिखूंगा पोटेंशियल बड़े स्फीयर की वजह से माइनस ऑफ g इंटू 16 इंटू m डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस 2 अल्फा, माइनस छोटे स्फीयर की वजह से लिखूंगा माइनस ऑफ g m डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, 8 अल्फा के बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, इज इक्वल टू यहाँ पर जब पहुँचेगा पार्टिकल तो मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, बस स्टॉप पे जाके जस्ट पहुँच चुका है, अब तो मामा आ ही रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखनी है। तो इसका मास कितना है पार्टिकल का m0, और इस पॉइंट पर बस स्टॉप पे जो नेट पोटेंशियल है वो आपको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ g इंटू 16 इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, तो वो कितनी है 8 अल्फा के बराबर, 8 अल्फा, और
और छोटे वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 अल्फा के बराबर। तो ये रिलेशन जो है आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप एम नॉट जो है वो हटा सकते हैं कंप्लीटली, और यहाँ पे आपको मिलेगा वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी तो आपको मिलेगा 8 प्लस 1/8 माइनस 1/8 16/8, तो ये -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 1/2, और अंत में मिलेगा gm अपॉन अल्फा। तो यहाँ से 8 में से 2 गए तो 6, 6 प्लस 1/8, 6 प्लस, ये तो पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, तो ये आपको LCM आ जाएगा 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 8 64 प्लस 1, और ये 8 माइनस 16 माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा gm अपॉन अल्फा, और ये आ जाएगा आपके पास vm स्क्वायर बाई 2 से चला जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 20 है, कितना हुआ 44, 45/4 जो है gm बाय अल्फा, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये v मिनिमम। इतना मिनिमम स्पीड आपको चाहिए। यहाँ पे 45 को जो है आप तोड़ के लिख सकते हैं, 9×45, सो 3√5/4, 3√5/4 gm बाय अल्फा, 3√5 gm बाय अल्फा। कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, नीचे 4 है तो बाहर आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक ही अर्थ है, और पॉइंट सी जो बाहर जो है सिचुएटेड है, और एक पॉइंट ए जो अंदर है, इन दोनों पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो समान आता है। तो हम ये बात जानते हैं कि जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, और अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होता है। तो आपको ये बताना है कि OA इज टू AB, यानी कि OA ये वाली जो डिस्टेंस है और AB ये वाली डिस्टेंस जो है, इनका रेशियो आपको बताना है कितना होगा। तो हम पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं कि डेप्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और हाइट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक समान है। तो मान लीजिए ये जो है ये डिस्टेंस स्मॉल d के बराबर है, तो फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ डेप्थ के अंदर gm अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस d अपॉन r, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के अंदर, इज इक्वल टू हाइट पर कितना फॉर्मूला हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h। हाइट कितनी है बेटा 3200 कितना है, रेडियस का आधा, सो r प्लस r/2, मैं यहाँ पे 3r/2 लिख सकता हूँ यदि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो भाई। r प्लस h का होल स्क्वायर होता है, h की वैल्यू कैपिटल R/2 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने 3r/2 लिख दिया है। सॉल्व कर लो, gm से gm गया, r स्क्वायर से अंदर से r स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस d अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 3r/2 का स्क्वायर यानी कि 4/9 के बराबर ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। 1 माइनस 5/9 मिलेगा, 5/9 इंटू r इज इक्वल टू d आपको मिल जाएगा। अब भैया ये d है इतना, तो ये कितना हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा, r माइनस d कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4/9r के बराबर। आपको रेशो यही निकालना है, OA इज टू AB, तो OA यानी कि 4/9r बाय AB विच इज 5/9r, तो बन जाएगा आपके पास 4/5। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा 4 के बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है आपको इस रिंग का इस स्फीयर के बीच में। तो ये बात आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखी थी, आप ग्रेविटेशन में भी देख सकते हैं कि जब भी एक स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्म स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकाला जाता है तो फॉर्मूला आता है आपके पास gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और ना सिर्फ फील्ड के लिए, जब हम पोटेंशियल भी निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है आपके पास gm अपॉन स्मॉल r। जैसे एक पॉइंट मास जो है इसके सेंटर पर रखा है, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करता है, तो मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूं कि यदि यहाँ पे एक रिंग है और एक स्फीयर है, इनके बीच में आपको इंटरेक्शन निकालना है, और क्योंकि ये रिंग बाहर है स्फीयर के, तो हम इस स्फीयर को पॉइंट मास इसके सेंटर पर मान के फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये इसका कैरेक्टर होता है, ये इसका नेचर है। यदि स्फीयर यूनिफॉर्म है तो बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालें चाहे पोटेंशियल निकालें तो ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, प्लेस्ड एट इट्स सेंटर।
तो बस आपको क्या करना है कि इस पूरे स्फीयर को मान लीजिए इसके सेंटर पे रखा हुआ, मास m है और आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स लिख सकता हूँ मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास कितना है कैपिटल M, ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग की वजह से कितना है gmx √8 इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रेज टू द पावर 3/2। तो आपके पास 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, तो 9r क्यूब, तो मिल जाएगा आपके पास gm इंटू स्मॉल m इंटू √8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9 का ये क्यूब हो जाएगा 9r का क्यूब, सो 9 का क्यूब इंटू r का क्यूब, और यहाँ पे r है, एक r से एक r चलाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है मिलने वाला है √8 डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, और एक सेकेंड रुकिए, सो 9 नहीं बनेगा यहाँ पे, 8r स्क्वायर और 1r स्क्वायर 9r स्क्वायर है, 9r स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 3r आपको मिलेगा, 3r का होल क्यूब। यहाँ पे बेटा 3r का होल क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब बनेगा, यहाँ पे 9 नहीं बनेगा, 3 बनेगा, r अब ठीक है। तो 3 3 9 27 27 gm स्मॉल m बाय r स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको मिलना चाहिए √8/27 सी ऑप्शन सही मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि एक इनिशियल वेलोसिटी vi required to project a body vertically upward from the surface of the earth to reach the height of 10r। हम कितना मिनिमम स्पीड से फेंकें कि 10r हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये जो ऑब्जेक्ट है, पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस मैंने मान लिया r के बराबर है, इसकी सरफेस से हमें फेंकना है vi स्पीड से, और ये पहुंच जाना चाहिए 10r हाइट पर, यानी कि सेंटर से 11r हाइट इसकी हो जानी चाहिए। तो हमें बताना है कि स्पीड इस टर्म्स में यदि हम लिखेंगे तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप इन दोनों पोजीशंस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का जो समीशन है वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, कितनी होगी, हाफ ऑफ स्मॉल m इंटू vi स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका कि पोटेंशियल इंटू मास, तो मास इसका है स्मॉल m के बराबर, और यहाँ पे आप पोटेंशियल लिखेंगे माइनस ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, क्योंकि सरफेस पर है तो माइनस gm बाय r पोटेंशियल लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है माइनस ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 11 इंटू r इंटू मास कितना है स्मॉल m, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, बिकॉज हम मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इतनी स्पीड देना चाहते हैं जिससे जस्ट जो है ये रुक जानी चाहिए, जस्ट रुक जानी चाहिए बस। ज़्यादा देने को तो फिर इनफाइनाइट दे लो, है ना, कि बस ये उड़ता ही जाए उड़ता ही उड़ता जाए, लेकिन मिनिमम आपसे पूछा गया है तो मिनिमम स्पीड जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि फाइनली जो है यहाँ पे आके वो रुक जाए। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको इस फॉर्म में लिख लेना, v की वैल्यू जो है आप लिख लेना √2 gm बाय कैपिटल R, और आपको x की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अब यहाँ से क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 2 सैटेलाइट्स हैं और उनके मासेस दिए हैं और उनकी रेडियसेस दी हुई हैं, हाइट दी है, अच्छा रेडियस नहीं है हाइट है। तो आपको बताना है उनके टाइम पीरियड्स इतने हैं, तो उनके टाइम पीरियड्स का डिफरेंस कितना होगा। तो पहले आप ये देखिए कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। तो यदि मैं रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस की बात करूं तो ए वाले जो आपके पास सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो जाएगी, 6400 प्लस 600 किलोमीटर, तो कितना हो गया आपके पास 7000 किलोमीटर ऑर्बिटल रेडियस होगा ए का। बी की ऑर्बिटल रेडियस की बात करें तो इसमें भी 6400 जो है आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1000 और बढ़ा लो 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर के बराबर आपको मिल जाएगी ये वैल्यू। अब मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 200 kg और मास ऑफ बी कितना दिया हुआ है 400 kg। तो आपको टाइम पीरियड्स निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हैं एक सैटेलाइट के लिए, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v, 2 पाई r बाय v, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई r
रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ। इनके मासेस का हमें कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे अर्थ का मास लेना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो यहाँ पे आप उसको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपको उस प्लेनेट का मास, सैटेलाइट अर्थ का मास जो है यहाँ पे रखना है। सब अर्थ वाले सैटेलाइट ही हैं और उनके टाइम पीरियड्स निकाल के आप उनको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया है कि एक आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है और जो एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है फोर्स F1 से। ये एक कंप्लीट स्फीयर है और ये एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा हुआ है जो उसको अट्रैक्ट करता है फोर्स F1 से। तो पहले हम F1 निकाल लेते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी आएगी। सो F1 निकालने का तरीका ये है कि इस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड लिखें, कितना आएगा आपके पास G कैपिटल M मास पूरा डिवाइडेड बाय सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज 3r का स्क्वायर इनटू मास कितना है पार्टिकल का स्मॉल m। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9r का स्क्वायर इज इक्वल टू F1। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि अब हमने ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल के फेंक दिया, तो हमारे पास क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट खाली हो गया। तो हमें बताना है कि अब कितना फोर्स जो है, अच्छा रेशो पूछा गया है कि अब फोर्स जो है F2 हो जाता है इसके ऊपर, तो बताइए F1:F2 कितना है। तो दोस्तों देखो, यदि मुझे कंप्लीट स्फीयर की वजह से फोर्स यहाँ पर पता है और मैं उस कंप्लीट टोटल फोर्स में से F1 में से इस पार्ट का फोर्स जो है कैलकुलेट करके माइनस कर दूं, तो मुझे इस रिमेनिंग पार्ट का जो फोर्स है इस पॉइंट पर वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 माइनस इस छुट्टू का जो पार्ट निकाला है उसका फोर्स यहाँ पे निकाल दीजिए। उसका फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले उस पार्ट का आप फील्ड निकालिए। इस पार्ट का फील्ड कैसे निकालेंगे, अरे इसका मास पता होना चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो फील्ड क्यों नहीं निकलेगा। तो पहले इसका मास पता करते हैं कि इस छोटे से पार्ट का मास कितना है। तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। सो टोटल मास यदि m है पूरे स्फीयर का, जो कि 4/3 पाई r³ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³/8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि m/8 इस छोटे से पार्ट का मास होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ g m/8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5r 5r/2। तो आ जाएगा आपके पास 5r/2 का स्क्वायर। ओहो पेन बंद। तो यहाँ पे 5r/2 जो है आपको मिला, उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये फोर्स हो गया छोटू का। तो F1 आपको पता है, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको F2 मिल जाएगा और F1:F2 जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें दिया है कि एक बॉडी है जो वे करती है 49 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। हम ये बात जानते हैं कि नॉर्थ पोल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू स्मॉल g के बराबर ही होती है, एक्यूरेट होती है, कोई रोटेशन का इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। सो आप यदि इसको g से डिवाइड कर देते हैं तो मास उस बॉडी का पता चल जाएगा, दैट इज 4.9 kg। इतना मास है बॉडी का। अब कहते हैं कि यदि हम इस वेइंग मशीन को शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ पर, इक्वेटर पर ला देते हैं, तो कितना वेट उसका रीड होने वाला है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो m × g इक्वेटर के बराबर हमारा वेट हमको रीड होगा, तो यहाँ से 4.9 × g इक्वेटर की वैल्यू कितनी होती है, g - r⍵², इसके बराबर। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ओमेगा क्या है सर, हमें तो ओमेगा पता ही नहीं। अर्थ जिस एंगुलर स्पीड से घूमती है वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं और इस 24 घंटे की वैल्यू को आप 2π/ω के बराबर कर दीजिए तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है π/12 रेडियन पर आवर। अब रेडियन पर आवर को आप रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट कीजिए, तो आप यहाँ आर को आप सेकंड्स में बदल सकते हैं। सो π/12 × 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐसा यूनिट्स में आपको ओमेगा मिल जाएगा। दिस इज ओमेगा π/12 × 3600। अब ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, रेडियस आपको मिल जाएगा, रेडियस कितना है
रेडियस आपको मिलेगा 6400 किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना जो है रेडियस आपको मिलेगा। स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप इसे कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें दिया है कि दो स्टार्स हैं, उनके मासेस m और 2m है, उनके बीच का डिस्टेंस d है, और वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। तो आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। तो एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, ये क्या है, काफ़ी सिंपल है कि एक मास m, एक दूसरा मास जो है वो 2m है, इनका सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालना सबको आता है, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट d,0 लिख दीजिए, और m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास मिलता है यहाँ से d/3 और यहाँ से 2d/3 डिस्टेंस पर। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ चुकी है, सेंटर ऑफ मास। अब ये दोनों पार्टिकल्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, इसको सेंटर मानते हुए रिवॉल्व करते हैं। तो 2m वाला जो मास है वो ऐसे रिवॉल्व करता है, और m वाला जो मास है वो इस रेडियस में रिवॉल्व करता है। इन दोनों के जो टाइम पीरियड्स हैं वो सेम आते हैं, किसी भी एक का निकाल सकते हैं। तो मैं 2m मास के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि बिकॉज 2m मास जो है क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो लगने वाले सारे फोर्सेस का सम सेंटर की तरफ है। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू आप mv²/r के पुट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि 2m के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, g इंटू m इंटू 2m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर d² इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। किस रेडियस में ये घूम रहा है बेचारा, d/3 रेडियस में घूम रहा है। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, d से d गया, m और 2 से 2m गया, और आपको मिल जाएगा यहाँ से gm/d इज इक्वल टू 3v²। तो v की वैल्यू आपको मिल जाती है gm/3d के बराबर का अंडर रूट। और यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2πr/v से। तो 2π रेडियस कितना है इसका, d/3, और इसकी स्पीड कितनी है घूमने की, हम लिख सकते हैं gm/3d। बस आपका आंसर आ गया, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें दिया है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और उनके मासेस दिए हैं, और वो इतने रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये लाइन यदि आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स क्वेश्चन में दिए हैं वो रखे हुए हैं एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसेस पे। तो यदि आपको 4 पार्टिकल दिए हैं तो आपको स्क्वायर मानना है, आपको 3 पार्टिकल दिए हैं अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे हैं, तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या मानना है कि ये 4 पार्टिकल्स रखे हैं एक रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर जो है टेट्रागन कह सकते हैं इसको, इस पे जो है रखे हैं वर्टाइसेस पे, और ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये घूम रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो इनके घूमने का जो है वो क्या सीन है कि क्योंकि इन सब के ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो सेंटर की तरफ ही लग रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपस में लगा रहे हैं एक दूसरे पर, और उसकी वजह से उनको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है, इसलिए ये घूम रहे हैं। तो आप किसी भी एक पार्टिकल की बात कर लीजिए, पार्टिकल है, इसका मास जो है 1 kg है, m मैंने यहाँ पे लिख दिया है, m = 1 kg, और जिस रेडियस में ये घूम रहे हैं उसका रेडियस कितना है, 1 मीटर के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि ये आपके पास a के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a/√2। तो आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा ये, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको √2 के बराबर। यानी जिस स्क्वायर की साइड पे ये रखे हुए हैं, वर्टाइसेस पे जो रखे हुए हैं, उस स्क्वायर का जो साइड है वो a की वैल्यू √2 के बराबर है। तो मैं किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर जो है सारे फोर्सेस दिखा देता हूँ, और उन सारे फोर्सेस का सम जो है वो mv²/r के बराबर हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो
तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और एक फोर्स लग रहा होगा इस तरफ डायगोनल की तरफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2a का होल स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। ये दोनों वेक्टर जो हैं इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में समान हैं, तो ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड समान हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट होता है 45 डिग्री पे और रूट 2 टाइम्स उन किसी एक का मैग्नीट्यूड के बराबर उसकी वैल्यू आती है। तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रिजल्टेंट होगा इसी डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट 2 टाइम्स। तो ये और ये इन दोनों का समीशन जो है आपको मिल जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेज आपको मिल चुके हैं इसके बराबर, और इसको आप एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 1/2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आप v की जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। a आपको पता है, स्मॉल r आपको पता है, m आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।